और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था कि यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तो आपने लगातार ये देखा है कि दक्षिण पंथ की राजनीति जो है उसमें काफी हद तक प्रोपेगेंडा के तौर पर झूठ को इस्तेमाल किया जाता है, असत्य को इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा है कि व्हाट्सएप की पूरी फैक्ट्री खड़ी हो गई है जो कि फैक्ट फ्री है, यानी कि एक ऐसा इतिहास, ऐसे इतिहास की जानकारी जिसमें तथ्यों की कोई जगह नहीं है। अभी आपने देखा जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं दो बड़े पत्रकार, उसमें मरिया रेसा जो है उन्होंने कहा है कि पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट्स की, तथ्यों की रक्षा करें, और इसीलिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर व्हाट्सएप से चल के ये बात इतने बड़े स्तर पर आ चुकी है कि इतिहास को एक हथियार के तौर पर जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना है कि महात्मा गांधी के कहने पर जो सावरकर हैं उन्होंने जो उनकी मर्सी पिटिशंस थी, जो दया याचिका थी, जेल से बाहर निकलने के लिए अंग्रेजों के नाम जो उन्होंने खत लिखे, जो दया याचिकाएं लिखी कि रहम करिए हमारे ऊपर, हमें निकाल दीजिए यहाँ जेल से, वो महात्मा गांधी के कहने पर लिखी थी। आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं, उनके कहने का आधार क्या है, क्या कोई ऐतिहासिक तथ्य है ऐसा कहने का? क्योंकि जो ये खत लिखे जाते हैं और जो लिखे गए हैं उसकी जो तमाम सूचना है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक में है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी खुफिया राज है जो सिर्फ मंत्री महोदय को पता है, जो सिर्फ मोदी सरकार के समर्थकों को पता है। और लगातार जो सावरकर या हेडगेवार या जितने हिंदुत्व के जो पैरोकार रहे, उन्हें इतिहास से निकाल कर, इतिहास की किताबों से निकाल कर उन्हें 21वीं सदी के जो एक तरह से आइकॉन्स के तौर पर, एक हीरोज, एक नायकों के तौर पर जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसी कोशिश का ये एक हिस्सा है। इसके साथ साथ जब आप ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि आप खत लिखिए, आप दया याचिका लिखिए, इसलिए उन्होंने ये दया याचिका लिखी, साथ साथ ये भी बात उसी कड़ी में चलती है कि जो इतिहास हमारा लिखा गया वो वामपंथियों ने इतिहास लिखा है, वो हमारा इतिहास कभी भी सत्य पर आधारित नहीं है। और अफसोस और हैरानी की बात यह है कि अब एक ऐसा तबका भी पैदा हो गया है जो इस बात में यकीन रखता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिर उनका कहने का मतलब क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है, हमारे पास साक्ष्य क्या हैं, दो बड़े इतिहासकार मेरे साथ मौजूद हैं। देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी। सबसे पहले प्रोफेसर इरफान हबीब, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। पहली बात तो मुझे बता दीजिए कि आप लेफ्टिस्ट तो नहीं है? मैं लेफ्टिस्ट का दोस्त हूँ। बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं जो दोस्त हैं, जो फेलो ट्रेवलर्स हैं, जिन्होंने साथ में बहुत से काम किए, और कुछ उसमें इतिहास भी लिखते हैं, कुछ उसमें कुछ और लोग कुछ और काम करते हैं। और उसमें बहुत सारे दोस्त हैं जो न लेफ्ट हैं न राइट हैं, वो सेंटर के हैं। तो हमारी चॉइसेस मुझे नहीं लगता है कि वो विचारधारा के आधार पर बनाई जाती है, या जो भी कुछ लेखन है, इतिहास लेखन है, वो किसी विचारधारा से जुड़ा है, कम से कम मेरा नहीं है। क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी करता हूँ जो लेफ्ट की विचारधारा से जिनका कोई लेना देना दूर दूर का नहीं है। क्योंकि मैं धर्म को भी और तरह से देखता हूँ, क्योंकि मुझे धर्म से एक फासला है जो बना हुआ है, लेकिन धर्म से उतना फासला नहीं है जितना एक डॉगमेटिक लेफ्ट को होना चाहिए। दूसरी चीज, लेफ्ट क्या है? कोई एक लेफ्ट तो है नहीं, पूरी दुनिया में एक लेफ्ट नहीं है, और हिंदुस्तान में भी एक लेफ्ट नहीं है। तो लेफ्ट के इतने सारे शेड्स हैं, आप कौन से लेफ्ट हैं? तो उसमें चलिए, अच्छी बात है आप लेफ्टिस्ट नहीं निकले, ये बात तो कम से कम यहाँ इस कार्यक्रम में ये बात तो पब्लिक हो गई कि आप लेफ्टिस्ट नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं मैं उस बात पे वाकई यकीन करूंगी। अब मुझे बताइए, आपकी जो सावरकर के बारे में बात की जा रही है कि महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि आप दया याचिकाएं लिखिए, मर्सी पिटिशंस लिखिए, कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है, इसमें तो कोई फैक्चुअली गलत तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि
ये आपको पता होना चाहिए कि सावरकर अंडमान में गए जुलाई 1911 में। अगस्त 1911 में उन्होंने पहला मर्सी पिटीशन लिखा। उसके बाद एक सिलसिला मर्सी पिटीशंस का चलता रहा 1915 तक। 13, 14, 15 हर 6 महीने 8 महीने में वो एक मर्सी पिटीशन लिखते थे और अपने आर्गुमेंट देते थे क्यों वो लिख रहे हैं और क्यों वो बाहर आना चाहते हैं। तो उस वक्त तो गांधी हिंदुस्तान में भी नहीं थे। गांधी तो 1915 में हिंदुस्तान में आए। ये ईमेल से कांटेक्ट था साउथ अफ्रीका में, या फोन करके बात करते थे, या कैसे किस जरिए से गांधी ने इनको कहा कि आप मर्सी पिटीशन लिखिए। तो ये सब चीजें बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। ये एक जिम्मेदार आदमी ने कहा है, इसलिए और ज्यादा दुख होता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ट्रोल्स बात करते रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सेमी लिटरेट क्राउड है और गैर जिम्मेदार क्राउड है, तो वो जो भी कहे उसको हम डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन एक मिनिस्टर कहे और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्लेटफॉर्म से बोले बिना सोचे समझे, तो वो एक उस पर एक दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि हम कहाँ आ गए। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, जी हाँ, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, ये बताइए मुझे कि मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे, इसके अलावा कि हमारे पास क्या कोई तथ्यात्मक इस तरह के साक्ष्य हैं, ऐसी कोई हमारे पास दलील, गवाही, सबूत है जिसके बुनियाद पे हम ये कह सकते हो? क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि रक्षा मंत्री ने ये कहा है, बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम उनकी इस बात को डिफेंड कर रहा है, रक्षा मंत्री की रक्षा कर रहा है। उन्होंने जो बोल दिया है अपने मुंह से उसकी रक्षा हो रही है। अब आप ट्विटर पे अगर जाएंगे आपको तो तथाकथित इस दौर के ऐसे इतिहासकार जिनके बारे में पहले किसी ने नहीं सुना था, अचानक आकर वो ये कहते हैं कि हम खुद अपना इतिहास लिखेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास वामपंथियों ने लिखा, क्योंकि हमारा इतिहास इस्लामवादियों ने लिखा और हमें शर्मिंदा किया गया अपने इतिहास के ऊपर, इसलिए जो हमारे नायक थे उन्हें हमारा विलन बनाया गया। तो अब जिनको विलन बना लिखा है हमारे इतिहास में, उनको नायक बनाया जाएगा। उसी कड़ी का ये एक हिस्सा है। मैं इससे पहले से कि आपसे पूछूं कि तथ्य क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप न सिर्फ के इतिहास बल्कि जो हमारी मौजूदा दौर की राजनीति है उस पर भी आप टिप्पणी करते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों रक्षा मंत्री को तमाम तरह के जो करंट कंटेम्परेरी मुद्दे हैं उनसे पीछे हटकर सावरकर के बारे में ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? इन्होंने अब जो राष्ट्रवाद का झंडा उठा लिया है, और हालांकि इनका राष्ट्रवाद तो हम जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रवाद था उससे बिल्कुल उल्टा है। राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद का मतलब ही था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनका राष्ट्रवाद है हिंदू राष्ट्र है, जो कि राष्ट्र को तोड़ ही देगा। पर जो भी है, राष्ट्रवाद का आप नारा उठाते हो तो आपको कोई आइकॉन्स चाहिए जो कि राष्ट्रवाद के बहुत नेता हैं, तो इनको मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं वो इनको भाते नहीं है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, कितनी गालियां पड़ती हैं उनको। वो जो 30 साल उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और 9 साल उसमें जेल में रहे, उसका कोई जिक्र नहीं है, पर वो गायब ही कर दिए गए। सावरकर की फोटो लगाई, अभी ICHR ने पोस्टर निकाला 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जवाहरलाल नेहरू की फोटो नहीं है, गांधी जी हैं, सावरकर हैं, भगत सिंह हैं। तो अब ये तो कोशिश तो है कि जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसको किसी तरह से डिलेजिटिमाइज किया जाए, चाहे वो नेहरू हो चाहे गांधी हो, उनको डिलेजिटिमाइज किया जाए। डिलेजिटिमाइजेशन कैसे हो रही है? आपके बड़े बड़े नेता हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं, है ना, वो आप अलाउ करते हो, तो चारों तरफ आप एक लेवल पे आप खुद अपने मुंह पे गांधी गांधी करते हो, दूसरे लेवल पे आप अलाउ कर रहे हो कि इनको डिलेजिटिमाइज किया जाए। और इनके जो नेता हैं जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, उनको बिल्कुल सामने लाया जाए। अब सावरकर को सामने लाने के लिए मजे की बात तो ये है, उनको गांधी जी की जरूरत पड़ गई। अभी ये तो आप ये बताइए कि सावरकर ने ठीक किया कहने के लिए, ये तो बड़ी अजीब बात है कि गांधी जी की जरूरत पड़ गई ये कहने के लिए, गांधी जी ने उनको कहा था। अब इसका जवाब दे, ये तो मेरे सोच के बिल्कुल बाहर है कि जिस शख्स को सरदार पटेल ने कहा, ये सरदार पटेल ने चिट्ठी में लिखी जवाहरलाल नेहरू को, एज होम मिनिस्टर, एज अ क्रिमिनल लॉयर हिमसेल्फ, एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, that I have no doubt in my mind that it was I'm quoting him, Sardar Patel, it was a fanatical wing of the Hindu Mahasabha directly under Savarkar that hatched the conspiracy and saw it through. तो महात्मा गांधी के मर्डर के साथ जिसका नाम इतने जोरों से लगा हुआ है,
और वही अब कहते हैं कि जी गांधी जी ने मेरे को कहा था। अब बात आई कि तथ्य क्या है इसमें जी। जैसे इरफान साहब ने सही कहा, भाई 6 बारी तो उन्होंने माफी मांगी है, और जो पहले 4-5 बारी मांगी तो गांधी जी तो कहीं आसपास भी नहीं है इनके। ये जरूर जो सुनने में आ रहा है, जो मैं ये कंट्रोवर्सी के बाद ही मैं देख रहा हूं कि भाई गांधी जी के को इन्होंने बेग किया, क्योंकि इनके मर्सी पिटीशन कोई सुन नहीं रहा था, तो इन्होंने गांधी जी को कहा कि भाई गांधी जी आप यू प्लीज पुट इन अ वर्ड फॉर अस कि मेरे को छुड़वा दो, है ना। पहली बात आप बताइए कि गांधी जी का पूरा पर्सपेक्टिव एकदम उल्टा था। हमारे नेशनल मूवमेंट के कोई भी लीडर हो, चाहे भगत सिंह हो चाहे गांधी जी हो, उनका ये था कि आप कोई क्राइम करो तो कुछ भी करो, क्राइम या कोई भी एक्शन लो तो ओन इट अप, प्लीड गिल्टी, टेक द हाईएस्ट पनिशमेंट। और गांधी जब गांधी जी को सेक्शन 124A में, जिसमें आजकल सबको ही लपेट दिए जा रहे हैं, जब अंग्रेजों ने उनके खिलाफ ये किया 1922 में, तो उन्होंने गांधी जी ने कहा कि आई नॉट ओनली प्लीड गिल्टी, आई आस्क द जज टू गिव मी द सिवियरेस्ट पनिशमेंट। अब ऐसा आदमी क्या किसी को कहेगा कि जाओ तुम माफी मांग लो? सच्चाई ये है कि गांधी जी को इन्होंने बेग किया, और गांधी जी, it is reported, I have not seen it with my eyes, but it has been reported by a very senior person and a very respectable person, that Gandhi ji wrote in Young India that सावरकर ब्रदर्स के बारे में कि उन्होंने ऐसा प्लीड किया है, and on the basis of a letter where they say that they are not anti-British, they are not anti-British government, I recommended कि इनकी रिलीज हो जाए, क्योंकि गांधी जी नहीं थे भाई, अगर आप एंटी ब्रिटिश हो ही नहीं तो ब्रिटिश जेल में किस लिए बैठे हो, है ना जी। तो ये तो बिल्कुल। और नहीं, और इसके अलावा प्रोफेसर मुखर्जी ये भी नहीं बताया जा रहा है कि किस सन की बात है, क्योंकि 5 या 7 बार उन्होंने अगर याचिकाएं लिखी, और ये भी बताया जाता है कि काला पानी, जैसे हम अभी मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि कोई बहुत दूर चला जाए या सख्त हालात में जिंदगी गुजार रहा हो तो उसे हम कहते हैं देखिए काला पानी हो गया उसको, वो वाकई काला पानी था। इतिहास में उसका ये साक्ष्य है कि अंडमान में जो जेल थी उसको काला पानी कहा जाता रहा, कि वहां बहुत सख्त सजाएं दी जाती थी, वहां बहुत गैर इंसानी सजाएं दी जाती थी, और सावरकर और उनके भाई दोनों वहां पर कैद थे। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जो कैद थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की यही खासियत है। मैं उन ऐसे लोगों से मिला भी हुआ हूँ जो कि वहां 20-20 साल रह के आए काला पानी में, एंड दे मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अब उनको लायनाइज करने के बदले उनको कह रहे हो जो कि 6 महीने के अंदर ही माफी मांगने लग जाते हैं। और मैं आपको एक माफी का भाषा सुना दूं, फिर आप ये सोचना कि गांधी जी ऐसी चीज सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये आई एम कोटिंग सावरकर, इफ द गवर्नमेंट इन देयर मैनीफोल्ड बेनिफिशंस एंड मर्सी रिलीज मी, I for one cannot be the strongest advocate of constitutional progress and loyalty to the British, to the English government, which is the foremost condition of progress. अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं होगी तो प्रोग्रेस नहीं होगी। मैं उससे लॉयल हूं। आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दे लाइक। अब गांधी जी who gives up his life, who fights throughout his life against colonialism, क्या वो ऐसे मर्सी पिटीशन लिखने को बोलेंगे? गांधी जी का सिर्फ ये था कि अगर ये कहते हैं कि हम एंटी ब्रिटिश नहीं है, पहली बात तो वो सबके लिए मर्सी पिटीशन मांग रहे थे जी। और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वी आर गोइंग टू लेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्री, तो गांधी जी वाज नॉट अगेंस्ट। ठीक है, प्रोफेसर इरफान हबीब की तरफ मैं जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर इरफान हबीब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। प्रोफेसर इरफान हबीब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, अपनी बात कही, आप मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये बात जो कही जा रही है, ऐसा लगता है कि कोई दोस्ती रही होगी सावरकर और गांधी जी के बीच। हैरानी की बात यह है कि हमने इतिहास की किताबों में हमेशा ये पढ़ा कि वो सावरकर अंग्रेजों के विश्वास पात्र बनने की उन्होंने कोशिश की, विश्वास पात्र बन गए, बल्कि जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, आजादी की जो लड़ाई हो रही थी, उसमें उसके खिलाफ वो खड़े थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। नहीं, एक तो मैं अभी आदित्य कह रहे थे कि वो जो लेटर गांधी ने लिखा यंग इंडिया में, वो आज मैंने दिन में पढ़ा क्योंकि मैं लाइब्रेरी में था, तो मैंने वो वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम 17 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, पेज 460 to 463। ये 3 पेजेस में है, 2.5 पेज का लेटर है। ये लेटर शुरू होता है विद रॉयल प्रोक्लेमेशन, उसका एब्स्ट्रैक्ट उसमें साइटेड है इटैलिक्स में,
जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये जो लोग पकड़े गए हैं इनमें से वो लोग जो हिंसा में लिप्त नहीं हैं, जिनके खिलाफ वायलेंट डीड्स जिनके साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। उनको कब तक आप जेल में रखेंगे? और उस चक्कर में क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट चला जलियांवाला बाग के दौरान जो हुआ, तो बहुत सारे लोग पंजाब में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और इन इलाकों में जेल में थे। तो इनके बारे में सरकार इस प्रोक्लेमेशन में कहती है। गांधी उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये जो हिंसा में जो लोग नहीं हैं, जिनके खिलाफ हिंसा प्रूव नहीं हुई है, उनको छोड़ देना चाहिए। और ये सावरकर बंधु हैं जो जेल में बंद हैं, इनके खिलाफ भी हिंसा का कोई सबूत नहीं मिल पाया है, तो उनको भी छोड़ देना चाहिए। In any case, and these are the words he is quoting probably from one of the mercy petitions, and Gandhi writes, in any case, they have promised that they will associate, they will actually not go against the British government. Once they come out, they will cooperate with the British government. So once they have promised that, so why you keep them behind bars? Because they are actually your people. So why do you actually punish them? So this is something which is being hidden. You don't talk about them. And when you talk about a general letter which Gandhi wrote. Now, for Gandhi, Aditya knows well that Gandhi, all his collected works, actually, most of them are 80%, 90% letters which Gandhi wrote to people and people responded to. And Gandhi published most of them in Young India. Like with the revolutionaries, Sukhdev had a debate with him. So he published that letter, Sukhdev's letter in Young India, his own response in Young India. So everything was transparent for him. So he shared everything in public space. So in that context, this letter was written to the British government. नहीं, लेकिन प्रोफेसर इरफान हबीब, ये कैसे मुमकिन हो रहा है जब आप ये कह रहे हैं, और बात सच है, जो भी इतिहास का छात्र है या मैं जैसे राजनीतिक विज्ञान की छात्र हूँ, ये बात है कि सब कुछ साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर किताबों में लिखा है, खतों को किताबों में शामिल किया, या उस वक्त जिस तरह से जो कुछ छपे, चाहे वो जर्नल्स में छपे हों या अखबारों में छपे हों, वो इतिहास का एक हिस्सा बने। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कैसे संभव हो पाता है? अब जो नए दौर के इतिहासकार आ रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ कि इन इतिहासकारों को बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पर, टीवी नेटवर्क्स में बाकायदा उनको प्लेस किया जा रहा है, बाकायदा उनको प्लांट किया जा रहा है, उनको क्रेडिबिलिटी देने की कोशिश हो रही है कि ये बताया जाए कि देखिए, ये जो लेफ्टिस्ट और ये इस्लामवादी जो हिस्टोरियंस थे, उनके मुकाबले हमारे नए इंडिया के नए हिस्टोरियंस हैं ये, और ये नई हिस्ट्री लिखेंगे। तो मैं ही आपसे जानना चाहती हूँ कि किताबें छप कैसे रही हैं ये, बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट्स के? ये किताबें देखिए, एविडेंस के बगैर तो जाहिर है कि जो बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो अच्छे रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर्स ने छापी हैं, है ना, और उन्होंने क्या देख के छापा ये तो वो जानते हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन होता ये है कि फैक्ट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप, जैसे मैंने अभी कोट किया, ये जो उस लेटर में जो लाइन है 4-5 जो गांधी ने लिखी, उन लाइन्स के बारे में बात नहीं होती है। तो वो आपने जब आप लिख रहे हैं तो उसी फैक्ट में, उसी लेटर में जो ये 4 लाइन है वो गायब हो जाती हैं। तो आप फैक्ट को बड़ी कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जितना चाहें ना, जो चाहे आप छोड़ दें, जो चाहे आप इस्तेमाल कर लें। तो वो लोग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और वो ये अपनाई जा रही है। बात ये है, मेरी बहुत लोगों से अक्सर बात होती रही है पिछले कुछ दिनों में, राइट विंग लोगों से, जो कई लोग बड़े दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए। वो इन टीवी चैनल डिबेट्स में ही बात होती थी कि भाई अगर आप हमसे कहते हो कि लेफ्ट के लोगों ने इतिहास लिखा, मैं अपने बारे में कम से कम कह सकता हूँ कि किसी सरकार ने कोई प्रोजेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया, अपनी तनख्वाह के अलावा हमने 5 पैसे किसी सरकार से नहीं लिए, किसी ने हमसे कहा नहीं लिखने के लिए जो लिखा, चाहे वो भगत सिंह हो चाहे कुछ और हो। आपको किसने रोका था? आपके पास नौकरी थी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाते रहे हो पिछले सालों से। तो अगर आपको लिखना था इतिहास काउंटर करने के लिए, जिसको आप लेफ्ट और इस्लामवादी इतिहास कहते हो, तो ये वो इतिहास आपने लिखा क्यों नहीं? भाई आर्काइव्स में जो फाइलें हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, वो फाइलें आपके लिए इनएक्सेसिबल थोड़ी हैं। आप क्यों नहीं जाते हो? अगर आपको कोई फाइल वहां आपके मतलब की मिलती नहीं, तो इसमें तो अंग्रेजों को दोष दीजिए, हमें क्यों दे रहे हैं? भाई आर्काइव्स तो अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूट किया, उससे पहले तो था नहीं, ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया, ना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने किया।
ये रिकॉर्ड्स तो अंग्रेजों ने जमा किए और उन्हीं जी। और रिकॉर्ड्स प्रोफेसर की साहब ये मदद से हम बताइए, आप ये देखिए कि ये बात बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मामूली सी बात है। ये काफी लोकप्रिय बना दिया गया है इस बात को कि हमारा इतिहास हमें झूठा बताया गया, हमारा इतिहास हमें इस तरह से पढ़ाया गया कि हम उससे गौरवान्वित ना हो सकें, कि हम बुज़दिल थे, हम जो बाहर से आक्रांता आ रहे थे, इन्वेडर आ रहे थे, उनके आगे हम हार गए, हमारी महिलाओं के ये साथ अत्याचार हुआ, हमारे साथ इसका कोई रक्तपात हुआ। तो इसका कोई एक जो इसका विक्टिमहुड की कोई पूरी एक मानसिकता तैयार की जा रही है। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, ये बिना वजह के तो कुछ भी नहीं होता। आप ये देखिए कि इस दौर की पॉलिटिक्स है, जिसमें एक सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी को एक थियोक्रेटिक, एक धर्म पर आधारित राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, उसको बिना एक आर्टिफिशियल एनिमी जिसे हम कहते हैं, कि बिना बात का एक बनाया हुआ दुश्मन तैयार किए बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज आफा के जी, जो दौर के अल्पसंख्यक हैं उनको, और जो कब्रों में सोए हुए लोग हैं, जो कब्रों में सोए हुए बादशाह थे, राजा थे, उनको कब्रों से निकालकर उनके ऊपर लांछन लगाकर जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। अब हमें ये भी बताइए, आपकी जब ये सावरकर के बारे में जिक्र हो रहा है, मैं खासकर दूसरे जो आइकॉन्स हैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती हिंदुत्व के, मैं इन्हीं का जिक्र करना चाहती हूँ। उनका राष्ट्रवाद क्या था? अगर एक एक हम शब्द में कहने की कोशिश करें, एक वाक्य में कहने की कोशिश करें, तो पूरे तरीके से अल्पसंख्यक विरोधी था। उसमें ईसाइयों की या मुसलमानों की कोई जगह नहीं थी उनके राष्ट्र में। जी बिल्कुल। आफा जी ने आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपका जो शुरू में जो कमेंट था उसी से जवाब देना चाहूँगा। ये जो विक्टिमहुड का नोशन है, अब इसको अब सारी दुनिया में बड़ी अच्छी तरह स्टडी करा जा रहा है कि ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म या फासिज्म की जो टेंडेंसी है, उसमें ये जेसन स्टैनली की बहुत अच्छी किताब आई है, हाउ फासिज्म वर्क्स, जहाँ उन्होंने कई देशों को कंपेयर किया है और कहा कि हर जगह यही होता है कि जो मेजॉरिटी है वो अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश करती है, एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ द माइनॉरिटी। जर्मनी में जूस हो गए, कहीं मुसलमान हो गए, कहीं कोई और हो गया। सो एक यू हैव टू क्रिएट दिस इंप्रेशन ऑफ विक्टिमहुड। तो ये तो बहुत बिल्कुल सही बात है कि इनका ये एक कोशिश है। और इस विक्टिमहुड में ये, अगर सिंस दिस इज एंटी मुस्लिम एंड एंटी माइनॉरिटी, ये आप दिखाना चाहेंगे कि हिस्टोरिकली भी यही हुआ है, कि जब से यहाँ मुसलमान आए हैं तब से यही हो रहा है। उनकी अजीबो किस्म एक हिस्ट्री है जो विच इज नॉट द रियलिटी। इस्लाम केम टू इंडिया व्हेन द प्रॉफिट वाज स्टिल अलाइव, तब से इस्लाम यहाँ पे है। परंतु ये तो ये हिस्ट्री बताएंगे, प्लस बताएंगे कि पैन इस्लामिज्म हो रहा है, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, घुसपैठिया, टर्माइट्स, है ना, आके आपके देश को बिल्कुल खा जाएंगे। हालांकि आप मेजोरिटी में हो, यू आर मोर देन 80%, पर आपको अगर विक्टिम बनना है तो किसी से तो डरना है ना। तो एक तो मुसलमान बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाएंगे, है ना, 4 से 40, 5 से 25, ये वो घुसपैठिया, टर्माइट, और फिर औरंगजेब, चारों तरफ से आपको डराने वाली बात है। तो इस प्रोजेक्ट में सावरकर का कंट्रीब्यूशन तब बहुत सेमिनल, मौलिक, कि भाई आप मुसलमानों को पहले ही डिफाइन कर दो एज फॉरेनर्स। हिंदुत्व के उनकी जो किताब है उसमें जो द वे ही हैज डिफाइंड हु इज एन इंडियन, जिसकी पितृभू और पुण्यभू इस भूमि, देश में है, तो भाई पुण्यभू तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का है नहीं। ये तो यानी आपने कि उनको पैदाइश का स्थान और आपका पूजने का स्थान, यानी आपकी इबादत गाह, पैदाइश हाँ, दोनों यहीं पे जी, होने चाहिए, और वो ईसाइयों मुसलमानों की कभी नहीं हो सकती। हो नहीं सकती। तो वो तो आपने पहली फॉरेनर बना दिया है, तो एंटायर पॉपुलेशन को आपने फॉरेन एलियनेट कर दिया। 1937 में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंशियल स्पीच में सावरकर कहते हैं कि इंडिया, दिस आइडिया ऑफ अ होमोजेनस यूनिटरी नेशन इज रॉन्ग, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, है ना। तो दिस नोशन की ये एक सेपरेट कम्युनिटीज है, तो ये तो उनके है। और फिर अब ये कहते हैं कि भी पार्टीशन किसी और ने करवा दिया। पार्टीशन का ब्लेम आप कांग्रेस पे डालेंगे, दूसरों पे डालेंगे, जबकि आपकी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म पे है। अगर आप रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म करेंगे तो देश किस तरह नहीं बटेगा, आप बताइए। अब अभी भी जी, करेंगे तो फिर से कैसे नहीं बटेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर इरफान हबीब, मैं चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि अब ये मुझे बताइए कि जो इतिहास का ये दुरुपयोग है, कहा जाता है कि आपकी जो राय है, जो ओपिनियन है, वो आपका हो सकता है, लेकिन जो तथ्य हैं वो पवित्र होते हैं। हमें पत्रकारिता की किताब में भी यही पढ़ाया गया कि फैक्ट्स आर सेक्रेड, ओपिनियन में वेरी।
ओपिनियन Yeah. अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके जो फैक्ट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन ये जो फैक्ट फ्री हिस्ट्री है, ये हमें कहाँ ले जा रही है? इतिहास को हम एक इस तरह के आईने से देखते हैं, एक रेयर मिरर की तरह देखते हैं, उस रेयर मिरर में जहाँ के हम ये देखते रहें कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। मैं बार-बार ये कहती हूँ कि जो लोग आपको इतिहास में खदेड़ रहे हैं, वापस पहुँचा रहे हैं, वो आपको एक भविष्य नहीं दे सकते। लेकिन ये बिल्कुल बात क्यों बिल्कुल। समझ में नहीं आ रही है? क्यों एक ज़्यादा बड़ा नहीं, सेक्शन अब ऐसा लगता है इस बात का शिकार हो गया है। पढ़े-लिखे लोग इस बात का शिकार हो गए हैं। जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने हाँ खुद इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, अब वो उन किताबों में यकीन नहीं रख रहे हैं। यहाँ बड़े-बड़े लोग इस तरह से आप देखिए, अगर ट्विटर पे आप चले जाएँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, आईटी मैं सेल तो के लोग हैं। वो लोग नहीं भी हैं नहीं जो नहीं, आम बहुत लोग बहुत हैं, और ये जो बिल्कुल विक्टिमहुड बिल्कुल। है, जो एक पीड़ित विक्टिमहुड का ये जो मानसिकता है, पीड़ित मानसिकता, ये बहुत घर कर रही है लोगों के मन में। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और इसका कोई मुझे इलाज फिलहाल नहीं लगता है, क्योंकि आप इन सब चीजों को जो कही जा रही हैं, इनका आप किसी फैक्ट से इनको काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना कोई फैक्चुअल बेस नहीं है। जो चीज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होके फैक्ट बनती है, वो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि मैं ये अक्सर फेस करता हूँ कि लोग आएंगे, कहेंगे साहब ये फला चीज जो है वायरल हो गई है, 4000 5000 शेयर हो गए। अब ये किसी ने कोई फैक्ट लिखा और उसको चला दिया। अब उस फैक्ट को काउंटर करने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है? क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि उस फैक्ट को क्वेश्चन करूं, क्योंकि उसका कोई बेसिस ही नहीं है। उसको आप कैसे काउंटर करोगे? तो ये जो माहौल है, इस माहौल में जाहिर है कि एक बहुत बड़ा खतरा है हम सब लोगों के सामने, और खतरा उन लोगों के लिए खास तौर से है जो इसको खतरा महसूस करते हैं। काफी लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। हम बहुत लोगों से मिलते हैं जो इसको को बहुत अहमियत नहीं देते, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हम जैसे महसूस कर रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, ये एक बड़ा ही खतरनाक मोड़ हमारा मुल्क ले सकता है। और मैं तो मौलाना आज़ाद पर, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा और उसमें मौलाना ने बहुत सी बातें कही, और उसमें एक बात बड़ी खूबसूरत थी कि भाई उस वक्त की बात कर रहे हैं जो आज भी लागू होती है, कि मैं समझता हूँ, ये 1930s 20s की बात कर रहे हैं, कि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जो फिरका परस्ती फैला रही है, उसका मकसद तो मैं समझ सकता हूँ। वो एक मजहब के नाम पर मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ ना। मैं कॉम्पोजिट नेशनलिज्म में विश्वास करता हूँ, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जो धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो मुल्क को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? वो मुल्क को क्यों कमजोर कर रहे हैं राष्ट्रवाद को? उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव आज आपको सामने आ रहा है, जो उस वक्त उन्होंने सवाल उठाया था। क्योंकि मौलाना खुद बहुत परेशान हुए कि भाई ये जो मुस्लिम राष्ट्रवाद है, इस्लामिक नेशनलिज्म, उसका मकसद तो पता चल रहा है कि भाई धर्म के नाम पर राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन आप तो देश में रहना चाहते हो, आपका तो एक राष्ट्र है, आप ये राष्ट्र की बात क्यों करते हो, हिंदू राष्ट्रवाद की? आप मिलीजुली राष्ट्रवाद की बात क्यों नहीं करते? तो ये जो चीजें हैं, ये आज देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है। They are haunting us again. Actually, we should have resolved them much earlier. Unfortunately, they are coming back to haunt us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी। और आज जो दक्षिणपंथी ये ताकतें हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, बीजेपी आरएसएस, जो एक राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ बहुत ईमानदारी से कि उनका जो भी राष्ट्रवाद है, जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो समझते हैं, वो इस बात का जरूर जवाब दें कि कैसे किसी भी राष्ट्र की परिभाषा, किसी भी राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे झूठ की बुनियाद पर हो सकती है। आप जिस भी विचारधारा में यकीन रखते हैं, आपकी विचारधारा हो सकता है धर्मनिरपेक्ष ना हो, उदारवादी ना हो, संविधान के प्रति ना हो, लोकतंत्र के प्रति ना हो, जो भी विचारधारा आपकी है, लेकिन उसकी बुनियाद झूठ कैसे हो सकती है? ये एक सीधा सवाल ईमानदारी से मैं आज पूछना चाहती हूँ कि दक्षिणपंथी ताकतें इसका जवाब जरूर दें कि कब तक वो झूठ की बुनियाद पर, प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।